थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को विस्तार से बताएं कि वो राज्यसभा के लिए क्या हुआ था, क्योंकि भाजपा से जुड़े सूत्रों का ये कहना है, आप कह रहे हैं 15 सीटें, आप कह रहे हैं कि इसी 12 जनपद के घर में बैठ के बात हुई और वो सांसद ही राजी नहीं थी क्योंकि वो बहुतों को कॉल दे चुके थे अपने परिवार के समर्थकों को। लेकिन बीजेपी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि भाई चिराग को बहुत स्पष्ट बताया गया था, गठबंधन है। जब हम 2015 में लड़े थे तब जेडीयू साथ नहीं था, 2017 में वो साथ आए, 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए बीजेपी ने अपनी सिटिंग सीटें छोड़ी, आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और लोकसभा में तो आपको ज़्यादा हमने एडजस्टमेंट करवाया नहीं, 1-2 सीट का ही करवाया, और इसीलिए राज्यसभा प्रॉमिस की कि आप विधायकी में 25 सीटों पर लड़ लो और एक राज्यसभा की सीट है उस पर लड़ लो। और ये भी बात हुई कि जो रामविलास जी के निधन से सीट खाली हुई उसमें आपकी जो माता जी हैं रीना जी, अगर वो आना चाहें तो वो भी आ जाए। और इस राज्यसभा प्रकरण पे और उस प्रकरण पे दर्शक जानना चाहेंगे कि तब क्या हुआ था जब रामविलास जी चुनाव लड़े, क्योंकि 2019 में बड़ा क्लियरली मेंशन था 6+1 जी। मैं वो राज्यसभा वाला मैं जवाब के दूसरे हिस्से में बताता हूँ। पहले मैं सीटों का मैं पूरा ये झमेला समझा दूँ। भाई मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल अगर आप किसी भी गठबंधन में होते हैं तो तार्किक तौर पर सीटों का बंटवारा होना अनिवार्य है। हम लोग खैराती नहीं है कि आप किसी को भी कोई भी बोल दे कि भाई एक काम करो तुम आज इतनी सीट, आज मेरा मन है कि आज तुम 42 सीटों पर चुनाव लड़ो, पर आज मेरा मन है कि आज तुमसे 15 सीटों पर चुनाव लड़ो। भाई कोई तार्किक बंटवारा होता है ना। 2014 में मैं मानता हूं कि 2015 में मैं मानता हूं कि आपका तार्किक बंटवारा इस आधार पर हो सकता है कि 7 लोकसभा की सीटें लड़े तो 7 छक्के 42 करके इनको आपने 42, वो तार्किक था, लॉजिकल था, मेरे को समझ में आता है। आज की तारीख में जब 6 सांसदों वाली सीट है तो आप मुझे उसका तार्किक उद्देश्य बताएंगे ना कि कैसे आप बोल रहे हैं कि 15, मतलब एक सांसद 2.5 सीटें, कैसे, किस हिसाब से? 2.5 सीटें तो हमें यूपीए के ज़माने में दी जाती थी, बोला जाता था कि इनको 2.5 सीटें दो लड़ने के लिए, इनके पहलवान कहाँ है। तो आज आप मुझे बताएं ना कि जब आप मुझे 15 सीटें दे रहे हैं किस हिसाब से। अगर आप बोलते बिल्कुल मैं तैयार था इस बात के लिए कि भाई एक नया दल आया है, हम लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, एडजस्ट करना होगा, सही बात है। 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने 5 सिटिंग सांसदों की सीटें कम की। एतराज़ मुझे उस वक्त भी था, उस पर भी मैं आऊँगा कि मुझे उस वक्त क्यों एतराज़ था, बट मुझे पता था कि इस बार जनता दल यूनाइटेड आया, मुझे कम करनी पड़ेंगी। बट आप मुझे तार्किक तौर पर तो बताइए। आप बोलते कि भाई तुम्हारे 6 सांसद हैं तो तुम एक काम करो, तुम 6 छक्के 36 कर लो, या हम लोग 5 के हिसाब से देंगे, 5 विधानसभा के हिसाब से, 6 पंजे तुम 30 कर लो। कुछ तो आप मुझे बताते हैं कि भाई किस हिसाब से 15 सीटें किस हिसाब से। तो 25 बोल रहे हैं, 25-30 इस तरह के आंकड़े आते हैं मीडिया में। भाई मैं ऑन रिकॉर्ड, और बल्कि मैं चाहूँगा कि आपकी टीम के सदस्य हर एक जगह मौजूद रहते हैं, प्लीज़ आप उनसे पूछिए ना। मैं ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, कोई खंडन करे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस बात का खंडन करे, क्योंकि मेरे भी लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया था। मुझे नहीं पता सूत्र कौन थे, बट मेरे भी लोगों ने मुझे आके विधानसभा के चुनाव के बाद कहा कि भैया आपको तो, हम लोग को तो 32 सीटें मिल रही थी, हम लोग को भाजपा के कुछ नेताओं से पता चला, हम लोग को तो इससे पता चला, उससे पता चला कि 32 मिल रही थी। फिर चर्चा हुई 27 सीटों की, फिर चर्चा हुई 25 सीटों की। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, कोई भी खंडन करे ना मेरी इस बात का, बोले कि नहीं चिराग जी गलत बोल रहे हैं, हम लोग इनको 15 सीटें नहीं, हम लोग इनको 20 ही बोल दें, मैं तो बोलता हूँ 18 बोल दें, 16 बोल दें। कोई वो 15 पे अटके थे, कोई मुझे इस बात का भी दावा करके बोल दे कि वो मुझे 16 सीटें भी दे रहे थे। 15 सीटें, दैट्स इट, फाइनल पीरियड, उसके आगे कोई बात नहीं हुई थी। राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ था जो आपके पिताजी लड़े? अच्छा एक सेकंड, बस मैं एक चीज़ और इस पर मैं क्लियर कर दूं। तो जब ये मुझे आप बोलते हैं 15 सीटें, तो भाई 2019 में वो कौन सा तार्किक बंटवारा था जब आपने 2 सांसदों वाली पार्टी को आपने 17 सीटें दी? ऐतराज़ तो मुझे तब भी था कि आप अपने 5 सिटिंग सांसदों को आप क्यों काट रहे हैं, क्यों आप किसी को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि 2000, आज बोल रहे हैं ना कि चिराग पासवान ने 2020 में अकेले लड़के क्या उखाड़ लिया, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाहिर सी बात है कि आप संख्या देखते हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि 6% वोट इसने कंसोलिडेट किए, जिसको कि 2% 3% वाली पार्टी कहा जाता था। 25 लाख वोट मिले, जबकि एनडीए यूपीए में आज की तारीख में से 12,000 वोटों का फर्क है, ये कोई नहीं देखेगा। तो आप मुझे बताएं कि जब चिराग पासवान को बोला जाता है कि भाई तुमने क्या उखाड़ा अकेले चुनाव लड़के, तो आप मुझे बताएं ना कि नीतीश कुमार जी की पार्टी ने जब 2014 में चुनाव लड़ने गए तो उनको क्या हासिल हुआ? चिराग पासवान तो 2020 के चुनाव में भाई बोल के गया था डंके की चोट पर कि मैं नीतीश कुमार जी को चुनाव हराने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ये बात मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने बोली थी, और मेरा लक्ष्य एक था, मैंने कभी ये नहीं बोला कि चिराग पासवान सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है या मैं अपनी सीटें जीतने के लिए, नीतीश कुमार जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और मुझे खुशी है कि मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया, तीसरे नंबर की पार्टी बने, आधे से ज्यादा कम सीटें उनकी हुई। आप मुझे बताइए नीतीश कुमार जी 2014 में क्यों चुनाव लड़ने गए थे? क्या वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कम करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे।
उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनकी सीटें कम करने के लिए, उसमें उन्होंने कौन सी जीत हासिल की? 2 सीटों पर वो सिमट कर रह गए। तो जब ये लोग बोलते हैं कि भाई चिराग पासवान की क्या हैसियत है, अकेले लड़के इसने क्या उखाड़ लिया, आप भी तो लड़े थे अकेले, आपने क्या कर लिया था? मैंने तो अपने लक्ष्य को पूरा किया, आपको कमजोर करने का आपने कौन सा लक्ष्य पूरा किया? बहरहाल ये सीटों की चर्चा थी। आप जो पूछ रहे हैं कि राज्यसभा का प्रकरण क्या हुआ, राज्यसभा का नामांकन करने का वो दिन था जब हम लोग यहाँ से निकले थे। मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ। हम लोगों ने एक समय मुहूर्त निकाला था जिसके आधार पर हम लोगों ने सुबह की फ़्लाइट ली। दोपहर के आसपास पापा को वहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, 12:30-1 का कोई समय होगा, और वो संजोग से वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन भी था कि उसी दिन शाम होते होते तक जो समय था उस दिन वो नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होनी थी। तो उस दिन हम लोग को जाके वो नामांकन करना था। सुबह की फ़्लाइट से हम लोग गए। जब पापा फ्लाइट में बैठे, मेरा पूरा परिवार, मम्मी वगैरह सब लोग थे, उस वक्त इनको फ़ोन आया। उस वक्त के नहीं, आज भी प्रभारी हैं संगठन के, भूपेंद्र यादव जी की तरफ से। उस वक्त उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं, और वो नाराज़ चल रहे हैं कि भाई मुझसे तो किसी ने बात ही नहीं की राज्यसभा की सीट को लेकर। तो पापा उस वक्त चिंतित हुए कि भाई बात क्यों नहीं की? हम लोगों ने तो जो भी फैसला हुआ वो साथ में हुआ। और ये फैसला किस दिन हुआ भाई? उस दिन हुआ जब 2019 में सीटों के बंटवारे को लेकर हम लोग की आखिरी मुलाकात हुई थी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी के निवास पर मुलाकात हुई थी, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद थे, मेरे पिताजी मौजूद थे, मैं मौजूद था, अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे, भूपेंद्र यादव जी मौजूद थे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की भी तारीख में पब्लिक डोमेन पे है, यूट्यूब आप करेंगे तो उसमें अमित शाह जी स्पष्ट तौर पर ये बोलते हुए दिखते हैं कि जो भी पहली, एक तो 6 सीटों का उन्होंने बंटवारा बताया कि 17 भाजपा और जदयू लड़ेगी और 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेंगी, और बाकी की जो 6 सीटें हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। और एक जो पहली राज्यसभा की सीट आएगी, ये उनके शब्द ऐसे ही थे कि जो पहली राज्यसभा की सीट आएगी वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस वक्त वो अध्यक्ष थे पिताजी, आदरणीय रामविलास पासवान जी को जाएगी। और उससे ठीक पहले, उससे अगर मैं आधा घंटा रिवाइंड करूं तो उससे ठीक पहले बंद कमरे में विस्तार में इसको लेकर चर्चा हुई, और सीटों का कुछ चेंजेस उस वक्त हुए, क्योंकि उस वक्त हम लोग को 5 सीटें और एक दूसरे प्रदेश में देने की बात हुई। फिर उस वक्त बंद कमरे में और चर्चाएं हुई कि नहीं, 50-50 का ही बंटवारा भाजपा जदयू में होना चाहिए, नीतीश कुमार जी चाहते थे। तो 17 सीटें बांटी गई, फिर बची हुई से हम लोग, और एक राज्यसभा जाएगी। ये सारी विस्तार में चर्चा हुई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उसके बाद उनका ये फ़ोन आना और इस तरीके से कहना, फ्लाइट में मुझे याद है टेक ऑफ से पहले पापा ट्राई करते रहे, फ़ोन करते रहे, नीतीश कुमार जी से उनकी बात नहीं हुई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो फ़ोन पर नहीं आया। उतरने के बाद क्योंकि समय कम था, फिर पापा ट्राई करते रहे कि वो फ़ोन उठाएं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। पापा ने सीधा एयरपोर्ट से गाड़ी हम लोगों ने ली, हम उनके आवास पर गए। उनके आवास पर जाकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी का रवैया था, भाई देखिए, एक बेटा होने के नाते मुझे दुख होगा कि भाई मेरे पिताजी जिन्होंने 50 साल अपने जीवन के दिए, लोगों के लिए उन्होंने समर्पित किए, उनको कोई व्यक्ति इस तरीके से ह्यूमिलेट करने का प्रयास क्या ह्यूमिलेशन किया गया उनके बाद? जिस तरीके से मुख्यमंत्री बैठे थे, पापा निरंतर बोले जा रहे थे, मुख्यमंत्री हाँ हूँ जवाब तक देना उन्होंने पापा की बातों का, एज ए पापा वॉज जस्ट टॉकिंग टू अ वॉल, जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। हार के मतलब पापा को ही हैड टू डू दिस टू हिम कि अरे चलिए ना, कोई बात नहीं, अच्छा हम ही से ही गलती हो गई, मान लीजिए, चलिए हम ही से गलती, चलिए ना, अब समय नहीं है। आखिर तक मुख्यमंत्री को पापा कहते रहे कि आप चलिए साथ में मेरे उसके, नहीं आप चलिए, हम देखते हैं, हम बात करके हम आते हैं, आप चलिए। हम पापा को जिस तरीके से उन्होंने 1.5-2 घंटे, नीतीश कुमार की क्या शिकायत थी कि उनसे रामविलास जी ने समर्थन नहीं मांगा, विधायक कि उनसे समर्थन नहीं मांगा, जबकि ये सारी चर्चा उनके समक्ष हुई थी। दोनों लोगों के बीच कोई संवाद नहीं होता था आपस में? नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। और पिताजी को आप जानते ही हैं कि वो संवाद रखने वाले व्यक्तियों में से थे, उनके तो अक्रॉस पार्टी लाइंस अच्छे वो संबंध रहे, पर वही आखिरी समय में किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। तो फिर नीतीश कुमार नहीं आए शपथ? फाइनली वो आए, जब मुझे लगता है जो हम लोग का मुहूर्त था वो सब समाप्त हो गया और प्रक्रिया के मुझे लगता है आखिर के कुछ 5-7 मिनट रह गए थे, तो उस वक्त वो आए और आखिर में उन्होंने जाकर, जब हम लोग विधानसभा में जाकर हम लोगों ने लगभग आधे-पौने घंटे हम लोग इंतज़ार करते रहे इस कश्मकश में कि वो आएंगे, समर्थन होगा नहीं होगा, तो उस तरीके से। और ये एक ही वाक्य नहीं है भाई, कितनी बार जब पापा हॉस्पिटल में थे, जब मुझे एक तरफ देश के राष्ट्रपति का फ़ोन आ रहा था, मेरी राष्ट्रपति जी से मेरी खुद की बात हुई है, प्रधानमंत्री दिन में 2 बार फ़ोन करते थे, कोई सत्ता पक्ष विपक्ष का ऐसा बड़ा नेता, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिनके फ़ोन मुझे ना आए हो पापा का हालचाल पूछने के लिए। उस वक्त जब प्रेस वाले मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से पूछते हैं कि उनकी हालत ख़राब है, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं अच्छा मुझे तो नहीं मालूम इस बारे में,
एक बार पापा के हॉस्पिटल रहते हुए मुख्यमंत्री ने फ़ोन करके उनका हालचाल पूछना ज़रूरी नहीं समझा। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने बीजेपी के साथ की थी, जिसमें सीट शेयरिंग की इन्होंने घोषणा की थी, उस वक्त जिस तरीके से इनका वक्तव्य आया कि अरे जाइए ना रामविलास पासवान जी से पूछिए, अभी आईसीयू में, पूछिए उनसे कि क्या वो अपने 2 विधायकों के समर्थन से ही वो राज्यसभा चले गए थे क्या। तो कदम कदम पर उन्होंने पापा को ह्यूमिलेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और मैं तो साक्षात मैंने देखा, और दुख मुझे इसीलिए ज़्यादा होता है कि जो लोग आज उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि पारस चाचा भी इन तमाम प्रकरणों में मौजूद थे। पापा की उस वेदना को पारस चाचा ने सुना है, पापा कितने दुखी थे इस बात से, जिस तरीके से उनके साथ किया गया था।